हेलो एवरीबॉडी, तो लेट्स डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ योर चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हम बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के बारे में। अब हम बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ चुके हैं। हम ट्रांसक्रिप्शन क्या है, रेप्लिकेशन क्या है, ट्रांसलेशन क्या है, जेनेटिक कोड क्या है, हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो इतना तो हम समझते हैं कि जीन एक्सप्रेशन कैसे रेगुलेट होता है। हमारे पास हमारे डीएनए, हमारे जेनेटिक मटेरियल पे बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट हैं और ये जीन्स किसका फॉर्मेशन करते हैं? प्रोटीन का। और प्रोटीन का फॉर्मेशन करके ही हमारा फिनोटाइप रेगुलेट होता है। आप ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में भी पढ़ चुके हो कि जितने भी कैरेक्टर आपके पास है उनको रेगुलेट करने के लिए कुछ पेयर्ड फैक्टर्स, मेंडल उन्हें पेयर्ड फैक्टर्स बोलते थे, बाद में हमें पता चला वही हमारे जीन्स हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं। इन जीन्स के वेरिएशंस को या वेरिएंट्स को आप अलील कहते हो और उनके एक्सप्रेशन से आपके कैरेक्टर या ट्रेड रेगुलेट होते हैं। तो आपकी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, कोई भी फिनोटाइप आपको दिखाई दे रहा है, वो इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि इस जीन ने एक्सप्रेस किया। तो हम क्या कह रहे हैं? जीन एक्सप्रेशन। लेकिन एक्चुअली हमारा क्या मतलब है कि उस जीन ने फिनोटाइप बनाया प्रोटीन की फॉर्म में। और जीन से प्रोटीन बनना यानी कि जो जीन है वो आपके डीएनए पे है, डीएनए से प्रोटीन बनना, बीच में ट्रांसक्रिप्शन होगा, आरएनए बनेगा और फाइनली आपके पास ट्रांसलेशन होगा और प्रोटीन बनेगा। अब जीन में इतनी चीज तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा तो जाकर हमारे पास प्रोटीन बनेगा। लेकिन हम टॉपिक किसकी बात कर रहे हैं? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। यानी मुझे ये बताना है कि मैं कैसे इस डीएनए से प्रोटीन बनने को रेगुलेट कर सकती हूँ, अपनी मर्जी से ऑन कर सकती हूँ या अपनी मर्जी से ऑफ कर सकती हूँ। हम इसके स्विच की बात कर रहे हैं, हम इसके रेगुलेशन की बात करें। तो जब रेगुलेशन की बात आती है, सबसे पहले जीन एक्सप्रेशन क्या है उसको समझना है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जब आप बात करते हो जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पर जीन एक्सप्रेशन का ये मतलब है द मैकेनिज्म बाय विच अ जीन कैन मैनिफेस्ट इटसेल्फ इनटू एन ऑर्गेनिज्म फिनोटाइप। जिससे जीन से आपको फिनोटाइप दिखाई दे वही जीन का एक्सप्रेशन है। जीन एक्सप्रेशन के प्रोसेस में बायोकेमिकल लेवल पर, जेनेटिक्स लेवल पर अगर आप बात करें तो सबसे पहले डीएनए से एक स्पेसिफिक आरएनए बनेगा, आरएनए से पॉलीपेप्टाइड बनेगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनेगा, एज वेल एज प्रोटीनिशियस बायोकेमिकल्स यानी कि एंजाइम। अब वो प्रोटीन जो भी बायोकेमिकल में कन्वर्ट हो, जो भी बनाए है ना, स्पेसिफिक बायोकेमिकल बनाए, एंजाइम बनाए, जो फाइनली एक पर्टिकुलर ट्रेट के स्ट्रक्चर या उसकी फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। ऐसे रेगुलेट होता है आपके जीन का एक्सप्रेशन। आरएनए बना बेटा, प्रोटीन बना, प्रोटीन से बायोकेमिकल प्रोटीनेशियस आपके पास क्या है? प्रोटीनेशियस बायोकेमिकल क्या है? एंजाइम। ज्यादातर आपके जो एक्शंस है, ज्यादातर आपके जो कैरेक्टर है, वो कोई ना कोई एंजाइम ही रेगुलेट कर रहा होता है। प्रोटीन की वजह से वो एंजाइम बनता है, वो एंजाइम एक सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है और एक पर्टिकुलर फिनोटाइप आपको दिखाई देता है। तो फिर वो जो प्रोटीन बनेगा, उस एंजाइम की वजह से जो प्रोडक्ट आपके पास बनेगा, वो फाइनली एक पर्टिकुलर ट्रेट से रिलेटेड स्ट्रक्चर या फंक्शन लाने में आपकी मदद करेगा। इस तरीके से कोई भी जीन एक्सप्रेस होता है। लेकिन हम किसकी बात करें कि उस एक्सप्रेशन को रेगुलेट करना है। रेगुलेट करने का मतलब मैं अपनी मर्जी से इन जीन को ऑन या ऑफ कर पाऊं, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ सेल और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसी बात आपसे कही जाती है कि देखो, जब आपका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा था, जब आप मदर की वूम में थे और एक एम्ब्रियो से एक फुल्ली डेवलप्ड बेबी बनता है, तो उस टाइम बहुत से ऐसे जीन्स को एक्टिव किया जाता है जो कि ग्रोथ में मदद करते हैं, जो कि जर्म लेयर बनाने में मदद करें, जो ऑर्गेनोजेनेसिस करने में मदद करें। लेकिन शायद उनकी जरूरत बेबी के बोर्न होने के बाद नहीं है, तो बंद कर दिया जाएगा। अगर मैं कहूँ लिवर में वो वाला जीन एक्टिवेट है जो कि बाइल बनाने में मदद करे, तो उसकी जरूरत मुझे पैनक्रियाज में नहीं है। हमारी बॉडी के अलग अलग सेल्स में हमें किसी किसी तो जीन को एक्सप्रेस करवाना हम चाहते हैं और किसी जीन का एक्सप्रेशन हमको नहीं चाहिए। कुछ जीन मेरी बॉडी में ऐसे हैं जो मैं चाहती हूँ मेरे हर एक सेल में हमेशा ऑन रहे, हमेशा एक्सप्रेस होते रहे और मेरी मदद करते रहे। ऐसे जीन्स को कहते हैं कंस्टिट्यूटिव जीन्स। कुछ जीन्स जो कभी भी बंद नहीं होते, ऑलवेज फंक्शनिंग करते हैं, हमेशा ऑन रहते हैं, इनकी आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, उनको आप बोलते हो कंस्टिट्यूटिव जीन। लेकिन बहुत से ऐसे जीन्स हैं जिनको आप रेगुलेट कर सकते हो। रेगुलेट कर सकते हो मतलब इनकी हमेशा जरूरत आपको नहीं पड़ती, कभी कभी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जरूरत पड़ती है और अलग अलग सेल में अलग अलग जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब आपने शुगर खाया तब आपको उस शुगर को डाइजेस्ट करने की जरूरत है, तो वो पर्टिकुलर एंजाइम तब वहां पर रिलीज हो जाए। कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं बेटा जो हमेशा आपकी बॉडी में हमेशा ऑन रहेंगे, वो आपके कंस्टिट्यूटिव जीन्स हैं। बट कुछ जीन्स आप रेगुलेट कर सकते हो। अब इनका रेगुलेशन करें तो कैसे करें? तो रेगुलेशन दो तरीके से हम कर सकते हैं। पहला हमारे पास आता है नेगेटिव जीन रेगुलेशन, दूसरा हमारे पास आता है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। वो जीन वो जीन ध्यान से सुनना, नेगेटिव जीन रेगुलेशन या पॉजिटिव जीन रेगुलेशन का क्या मतलब है? कुछ ऐसे जीन जो पहले तो ऑन थे,
प्रीवियसली मैं कहूँ, या हमेशा जो उनका नेचुरल ट्रेट है कि वो ऑन रहते हैं। ऑन रहने का मतलब वो एक्सप्रेस कर कर प्रोटीन बनाते हैं। आप उनका एक्सप्रेशन रोक नहीं पा रहे, वो एक्सप्रेस कर कर प्रोटीन बनाते हैं। लेकिन आपको यूं लग रहा है कि अभी इस टाइम इस प्रोटीन की मुझे जरूरत नहीं है। कोई भी जीन से प्रोटीन बनाने में आप खुद सोचिए कितनी मशीनरी लगती है, कितना सारा मेटाबॉलिक आपका जो एनर्जी है वो उस प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। तो आपका सेल सोच रहा है कि अभी मुझे इस पर्टिकुलर जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत ही नहीं है, और जब मुझे जरूरत ही नहीं है तो मैं इसको क्यों एक्सप्रेस करवाऊं। तो आप इसके रेगुलेशन को रोक सकते हो। ऐसे केस में जनरली रेगुलेशन करने के लिए या ऑफ कराने के लिए कोई एक प्रोटीन जाता है, वो प्रोटीन जाकर इस जीन को एक्सप्रेस नहीं करने देता। मैं बहुत सिंपल सी चीज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी, आगे हम ये सेम चीज डिटेल में देखेंगे। आप कोई भी अब कोई भी जीन की हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आरएनए बनने के लेवल पर बात करूं, सबसे पहले मैं आरएनए बनने के लेवल पर बात कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ आरएनए बनने के लेवल पर, अभी आपको समझ में आएगा। अगर हम बात करें कि डीएनए से हमने आरएनए बना लिया और आरएनए से हमको प्रोटीन बनाना है, यही प्रोसेस होता है, आरएनए से हम प्रोटीन बनाते हैं। अब आरएनए पर अगर आप देखें कुछ इस तरीके से, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की अगर मैं बात करूं, डीएनए से मुझे आरएनए बनाना है ताकि आरएनए से प्रोटीन बन सके, तो हमारे पास एक प्रमोटर रीजन होता है बेटा, एक हमारे पास टर्मिनेटर रीजन होता है, बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है। बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन आरएनए बनाता है और आरएनए से प्रोटीन बनता है। कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट होती है, प्रमोटर, टर्मिनेटर, बीच में हमारा स्ट्रक्चरल जीन, ये हम ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ कर आए हैं, ये बात हम जानते हैं। अब हमारे पास इससे पहले एक अलग जीन प्रेजेंट होता है जिसको आप बोलते हो रेगुलेटरी जीन। उसको आप क्या बोलते हो, रेगुलेटरी जीन। रेगुलेटरी जीन के पास भी अपना प्रमोटर होता है, अपना टर्मिनेटर होता है, वो एक अलग जीन है जिसको आप बोलते हो रेगुलेटरी जीन। अब नाम ही अगर इसका रेगुलेटरी जीन है तो ये रेगुलेशन करने में मदद करेगा। एक हमने समझा हमारा स्ट्रक्चरल जीन जिसका एक्सप्रेशन हमको रेगुलेट करना है, एक और जीन होता है जिसको आप बोलते हो रेगुलेटरी जीन। तीसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए ये पूरा रेगुलेशन समझने के लिए, या रेगुलेशन से पहले, आपके स्ट्रक्चरल जीन में जो प्रमोटर रीजन है ना, इसके अपस्ट्रीम, कभी कभी डाउनस्ट्रीम, कभी यहीं पर एक और रीजन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर रीजन। ठीक है, ये खुद से एक्सप्रेस कर कर कुछ नहीं बना रहा, कोई नया प्रोटीन नहीं बना रहा, बस एक रीजन है, एक सीक्वेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। पूरी तरीके में ये जीन भी नहीं है, बट फिर भी इसको ऑपरेटर जीन कह देते हैं। इस बात पर भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्चुअली ये जीन नहीं है, जीन होता तो एक्सप्रेस होता, ये एक्सप्रेस नहीं हो रहा है यहाँ पर, बस एक सीक्वेंस प्रेजेंट है जिसको आप बोलते हो ऑपरेटर सीक्वेंस, ऑपरेटर रीजन या फिर ऑपरेटर जीन। ये बात क्लियर हुई। क्या क्या चीजें हैं हमारे पास एक रेगुलेटरी जीन है, उसका भी प्रमोटर और टर्मिनेटर हमारे पास है, एक स्ट्रक्चरल जीन है, उसका भी प्रमोटर और टर्मिनेटर हमारे पास है, और प्रमोटर में हमारे पास ऑपरेटर जीन भी प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज हमको क्लियर होती है। अब ये जीन मेरा एक ऐसा जीन है जो जनरली हमेशा ऑन रहता है, इसका एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आकर बैठता है, आरएनए बनाता है, आगे जाता है, आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमेशा एक्सप्रेस होता है। लेकिन मैं क्या करना चाहती हूँ, मुझे लग रहा है कि अभी मेरे सेल में इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं इस पर कौन सा रेगुलेशन लगाना चाहती हूँ, नेगेटिव। बेटा नाम से ही समझो, अगर आप किसी जीन के एक्सप्रेशन को रोक दो तो आप नेगेटिवली उसको रेगुलेट कर रहे हो, है ना। तो वो पहले चल रहा था, मैं उसको रोकना चाहती हूँ, मैं उसको नेगेटिवली रेगुलेट करना चाहती हूँ। कौन मदद करता है इस रेगुलेशन में, आपकी रेगुलेटरी जीन। इस रेगुलेटरी जीन से दो चीजें बन सकती है, समझो बहुत प्यार से, इस रेगुलेटरी जीन से दो चीजें बन सकती है। यहाँ पे आपका एक रिप्रेसर या सप्रेसर भी बन सकता है, और दूसरा यहाँ पर इंड्यूसर भी बन सकता है। डिपेंड करेगा रेगुलेटरी जीन क्या बना रहा है, इंड्यूसर भी हो सकता है, रिप्रेसर भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर इसको ऑफ करना है तो क्या बनेगा, रिप्रेसर बनेगा। रिप्रेसर एक प्रोटीन है, रेगुलेटरी जीन ने बनाया है। ये जो रिप्रेसर का बना हुआ प्रोटीन होता है बेटा, ये जाता है और इस ऑपरेटर रीजन पर जाकर कुछ इस तरीके से बैठ जाएगा, बस सिर्फ इतना करता है, ऑपरेटर रीजन पर जाकर बैठ जाता है। आपने अपना रेगुलेटरी प्रोटीन बनाया, रेगुलेटरी जीन से बनाया, क्या नाम था, रिप्रेसर। रिप्रेसर नाम क्यों था, क्योंकि एक्सप्रेशन रोक रहा है। आपका रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पर बैठ जाता है। अब जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आता है आरएनए बनाने, प्रमोटर को ढूंढता ढूंढता यहाँ पर आएगा, प्रमोटर के पास बैठेगा, उसको पहचानेगा बहुत बढ़िया तरीके से, आगे जाना ही चाहेगा, लेकिन इतना बड़ा बैरियर उसको रास्ते में मिलेगा ऑपरेटर रीजन पर बैठा हुआ कि वो आगे जा ही नहीं पाएगा। जब आपका आरएनए पॉलीमरेज आगे जा ही नहीं पाएगा तो मुझे बताओ क्या ये कभी आरएनए बना पाएगा, नहीं। और आपका मकसद हुआ पूरा, आपने आरएनए बनने ही नहीं दिया, यानी आपने नेगेटिव जीन रेगुलेशन कर दिया। इसे कहते हैं नेगेटिव जीन रेगुलेशन।
बस सिंपल सी चीज है, आपको इस स्ट्रक्चरल जीन का आरएनए बनाने ही नहीं देना है, आपको ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होने देना है। आप ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देंगे तो आगे प्रोटीन नहीं बनेगा, सिंपल सी चीज है। अगर मैंने कुछ ऐसा प्रोटीन बनाया जिसको मैं रिप्रेसर प्रोटीन बोल रही हूं, जिसने जाकर किसी एक्सप्रेशन को ऑफ कर दिया, तो इसको आप बोलते हैं नेगेटिव जीन रेगुलेशन। दूसरी चीज आती है कि मैम पॉजिटिव जीन रेगुलेशन किसको बोलते हैं? बेटा सीधी सी चीज, ये दूसरी तरफ इंड्यूसर भी तो बना था, ये दूसरी तरफ इंड्यूसर भी तो बना था। अगर मैं आपको कहूं कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये वाला जीन हमेशा ऑफ रहता है, ये वाला जीन हमेशा ऑफ रहता है और आपको इसको ऑन करना है। अब ये हमेशा ऑफ क्यों रहता है? हो सकता है कि यहाँ पर ऑलरेडी एक रिप्रेसर बैठा है जो कि एक्सप्रेस होने ही नहीं देता, जिसकी वजह से ये जीन हमेशा ऑफ रहता है। तो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन आप कब करोगे? जब जो जीन आपके पास है वो पहले ऑफ है, लेकिन अब आप उसको ऑन करना चाहते हो। स्पेसिफिकली अब जरूरत पड़ी है, नॉर्मली जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब जरूरत पड़ी है, आपने कुछ ऐसा चीज खाया है जिसके मेटाबॉलिज्म के लिए आपको आपको इस जीन को एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है? तो उस टाइम आपको इस जीन को एक्सप्रेस करवाना पड़ेगा, प्रोटीन बनवाना पड़ेगा, एंजाइम बनाना पड़ेगा, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो तब हम क्या करते हैं, तब आपका रेगुलेटरी जीन जो प्रोटीन बनाता है वो इंड्यूसर है। इंड्यूसर क्या करता है? इंड्यूसर जाकर इस रिप्रेसर को रास्ते में ही पकड़ लेगा बेटा, ये इस रिप्रेसर को रास्ते में ही पकड़ लेगा, खुद पकड़कर पीछे ले आएगा और यहां पर उसको ज्वाइन करने नहीं देगा। अगर ये उसको यहां पर ज्वाइन करने नहीं देगा तो क्या होगा? ये यहां पर ज्वाइन नहीं कर पाएगा और आपका आरएनए डीएनए से आरएनए बन जाएगा। ये एक चीज है, ये एक चीज है, समझने की एक चीज है। लेकिन बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन आपको बताऊं, नेगेटिव और पॉजिटिव को सिमिलर कंपेयर कर कर आपको बताऊं, अगर अगर ऑपरेटर रीजन पे अगर ऑपरेटर रीजन पे कुछ ज्वाइन करे, जैसे कि हमारा रिप्रेसर जाकर बैठा था, अगर ऑपरेटर रीजन पे कुछ ज्वाइन करे जो कि आरएनए बनाने को ऑफ कर दे, तो ये होता है नेगेटिव जीन रेगुलेशन। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके ऑपरेटर रीजन पे कुछ ज्वाइन करे, ऑपरेटर रीजन पे कुछ ज्वाइन करे और वो ज्वाइन करने से उसके एक्सप्रेशन को और ज्यादा फास्ट कर दे और ज्यादा अच्छा कर दे और ज्यादा अमाउंट में आपके पास प्रोटीन बनने लगे, तो उससे आप कहते हैं पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। अभी मैंने आपको क्या बताया बेटा कि आपके इंड्यूसर ने रिप्रेसर को यहीं पर पकड़ लिया, जुड़ने ही नहीं दिया, ये बात भी ठीक है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब आप तभी समझोगे जब मैं ये कह रही हूँ कि कुछ चीज ऐड हुई, मैंने कुछ चीज ऑपरेटर पर जाकर ज्वाइन करी जिसने उसके एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा बढ़ा दिया, तब आप उसे पॉजिटिव, ठीक है? तो बस इसको इतना समझो, ऑपरेटर रीजन पे कुछ ऐसी चीज का ज्वाइन होना जिससे रेगुलेशन ऑफ हो जाए, उसे नेगेटिव जीन रेगुलेशन कहते हैं। ऑपरेटर रीजन पे कुछ ऐसी चीज का बैठ जाना जो कि और भी ज्यादा तेज आपके प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज को अटैच कर पाए, बहुत फास्ट फास्ट ट्रांसक्रिप्शन करे, बहुत एफिशिएंट ट्रांसक्रिप्शन करे, तब आप उसको कहते हो पॉजिटिव जीन, तब आप उसको कहते हो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। तो नेगेटिव जीन रेगुलेशन हम किसको कह रहे हैं? इसको रिप्रेसिबल रेगुलेशन भी कहते हैं। इसमें आपके पास एक ऐसा जीन है जो हमेशा एक्सप्रेस हो रहा था, आपको उसको सप्रेस करना पड़ेगा, आपको उसको सप्रेस करना पड़ेगा। इस केस में आपको रेगुलेटरी जीन से एक प्रोडक्ट चाहिए, उस प्रोडक्ट को आप रिप्रेसर या सप्रेसर कह सकते हो। जैसे ही ये रिप्रेसर या सप्रेसर आपके प्रमोटर रीजन पर जाकर बाइंड करेगा, आपका जीन काम करना बंद कर देगा और नेगेटिव जीन रेगुलेशन हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपके पास आता है पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन एक ऐसा जेनेटिक रेगुलेशन है जिसमें जीन्स नॉर्मली इनएक्टिव है, काम नहीं कर रहे हैं, वो थोड़ा, या तो कह लो काम नहीं कर रहे हैं या कह लो थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे, जब तक कि आप उसे बाहर से स्टिमुलेट ना करो। तो पॉजिटिव जीन रेगुलेशन को इंड्यूसिबल रेगुलेशन भी कह सकते हैं, नेगेटिव जीन रेगुलेशन को रिप्रेसिबल रेगुलेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि आप इसे रिप्रेस कर रहे हो, आप रोक रहे हो। और पॉजिटिव जीन रेगुलेशन में आप कह रहे हो कि नहीं भाई तू काम कर, तो आप इसे इंड्यूस कर रहे हो, इसलिए इसे इंड्यूसिबल रेगुलेशन भी कहते हैं। अगर कोई बैरियर बैठा है जो कि काम करने नहीं दे रहा, जिसने आपके जीन को ऑफ करके रखा हुआ है, आप उसको वहां से रिमूव कर दो ताकि जीन आपका एक्सप्रेस कर सके। सिंस द एक्सप्रेशन ऑफ दीज जीन्स इज कैरिड आउट बाय एंजाइम, जो एंजाइम यहाँ पर बनेगा वो इंड्यूसिबल एंजाइम है ना, क्योंकि वो एंजाइम अभी ऑफ था, लेकिन आप उसको ऑन कर सकते हो अपनी मर्जी से, आप उस पर पॉजिटिव रेगुलेशन लगा सकते हो, तो वो एंजाइम इंड्यूसिबल था। अभी वो ऑफ था पर आप उसे ऑन कर सकते हो, यानी वो एंजाइम इंड्यूसिबल था। एज अपोज टू रिप्रेसिबल एंजाइम विच आर एक्सप्रेस्ड कंटिन्यूसली अनलेस सप्रेस्ड, यानी अगर मैं पॉजिटिव जीन नेगेटिव जीन रेगुलेशन की बात करूं, नेगेटिव जीन रेगुलेशन के स्ट्रक्चरल जीन से
पक्का एक ऐसा एंजाइम बन रहा होगा जो कि रिप्रेसिबल होगा। क्यों मैं उसे रिप्रेसिबल एंजाइम कह रही हूँ? क्योंकि वो एंजाइम हमेशा बन रहा है, मुझे उसको रोकना पड़ रहा है। वो हमेशा बनता है लेकिन मैं उसे रोक सकती हूँ, तो वो एंजाइम का बनना मैं रोक सकती हूँ, इसीलिए वो रिप्रेसिबल एंजाइम है। ये डिफरेंस समझना। इस रेगुलेशन को रिप्रेसिबल रेगुलेशन कहते हैं, एंजाइम को रिप्रेसिबल एंजाइम कहते हैं। इस रेगुलेशन को इंड्यूसिबल रेगुलेशन कहते हैं और इसके एंजाइम को इंड्यूसिबल एंजाइम कहते हैं। सिंपल सी चीज है। अब जो चीज मैं आपको पहले बता रही थी कि बेटा ये सारी चीज रोकना है या चलाना है, ये सारी चीज मैंने आरएनए के लेवल पर ही क्यों करी? मैं इसको बहुत सारे लेवल्स पर रोक सकती थी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप जीन के एक्सप्रेशन को बहुत सारे लेवल पर रोक सकते हो। हम यू कैरियोट के लिए अलग बात करते हैं, हम प्रो कैरियोट के लिए अलग बात करते हैं। देखो अगर मैं यू कैरियोट की आपसे बात करूं, तो सबसे पहले आप जानते हो जीन के एक्सप्रेशन में डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। ठीक है, पहले डीएनए से क्या बनता है? आरएनए, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन। तो मैं ट्रांसक्रिप्शन रोक सकती हूँ, बिल्कुल पहले लेवल पर मैं क्या करूंगी? ट्रांसक्रिप्शन ही रोक दूंगी, आरएनए नहीं बनने दूंगी। बहुत बढ़िया। यूकैरियोट में जो आरएनए बनता है वो पहले एचएनआरएनए बनता है। इस एचएनआरएनए से एमआरएनए बनाने के लिए आप जानते हैं स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है ना, जिससे आप पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन कहते हैं। स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है। दूसरी चीज मैं ये कर सकती हूँ कि मैं इस स्प्लाइसिंग को रोक दूं, तो मेरे पास एक मेच्योर अच्छा आरएनए बनेगा ही नहीं, और आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा। तो ये मेरे पास दूसरी जगह होगी जहां मैं ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेट कर सकती हूँ। अब तीसरी चीज, ये आरएनए आप जानते हैं कि कहाँ बना है? न्यूक्लियस के अंदर बना है। लेकिन प्रोटीन बनता है राइबोसोम पे, जो कि साइटोप्लाज्म में है। एमआरएनए को ट्रांसलेशन के टाइम निकल के साइटोप्लाज्म में आना पड़ता है ताकि कि वो प्रोटीन बना सके। मैं तीसरी चीज क्या कर सकती हूँ? मैं इसका ट्रांसपोर्टेशन रोक दूं। मैं एमआरएनए को न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर ही ना होने दूं, तब भी मैं जीन रेगुलेट कर सकती हूँ। लास्ट और इंपॉर्टेंट चीज, जब साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन होता है उसके बाद भी मॉडिफिकेशन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन बनना, ग्लाइकोलिपिड बनना, बहुत से ऐसे ट्रांसलेशन है बेटा। पॉलीपे अब मैं फोर्थ चीज डेफिनेटली मैं साइटोप्लाज्म में आने के बाद ट्रांसलेशन रोक दूं, ट्रांसलेशन ना होने दूं। और ट्रांसलेशन के बाद आप पोस्ट ट्रांसलेशन पर भी दिक्कत कर सकते हो। तो यू कैरियोट के अंदर जब आप बात करते हो, एनसीईआरटी के लाइन और क्वेश्चन आएगा भी कंफ्यूज करने के लिए, यू कैरियोट पर 4 ऐसे मेन लेवल है जहां पर आप जीन को रेगुलेट कर सकते हो। पहला ट्रांसक्रिप्शन, दूसरा स्प्लाइसिंग, तीसरा ट्रांसपोर्ट और चौथा ट्रांसलेशन। आप अलग अलग जगह उसको रोक सकते हो। जीन एक्सप्रेशन को बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसे मेटाबॉलिक, जब जिसकी जरूरत है तब मुझे उस जीन को एक्सप्रेस करवाना है। फिजियोलॉजिकल, ऑफ कोर्स फिजियोलॉजिकल। एनवायरमेंटल, जो आप पढ़ते हो इस टॉपिक के अंदर लैक ओपेरॉन के बारे में, वो एनवायरमेंटल कंट्रोल के अंदर ही आता है बेटा, कि अगर मीडियम में लैक्टोज है तो लैक्टोज की जो मशीनरी है वो काम करेगी, लैक ओपेरॉन काम करेगा, वरना नहीं करेगा। तो बहुत बार ऐसा होगा कि एनवायरमेंट डिसाइड करेगा कि कौन से जीन को एक्टिवेट करना है, कौन से को नहीं। बहुत बार फिजियोलॉजिकली आप डिसाइड करोगे कि अभी प्यूबर्टी है तो ये वाले एंजाइम्स काम करने चाहिए। फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली मेटाबॉलिक प्रोसेस पे डिपेंड करेगा। तो ये तीनों चीजें याद रखना, अलग अलग फैक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग एंजाइम को आपको ऑन करना पड़ता है और ऑफ करना पड़ता है। एक इंपॉर्टेंट एंजाइम आपको इकोलाई का बताया, जो आप लैक ओपेरॉन में भी पढ़ोगे, क्या नाम है उसका? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या करता है? लैक्टोज को तोड़ता है और किस में कन्वर्ट करता है? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में। ठीक है, लेकिन अगर मीडियम में, एनवायरनमेंट में लैक्टोज नहीं है, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाने वाला जीन काम ही नहीं करता, और ये एंजाइम कभी बनता ही नहीं इकोलाई के अंदर। तो कितना समझदार है इकोलाई, उसको पता है कि ये एंजाइम लैक्टोज तोड़ेगा, तो जब लैक्टोज आएगा तब इसको चलाएंगे, वरना बंद करके रखते हैं। तो ये एंजाइम अपने लैक्टोज बनाने वाले जीन को स्पेसिफिकली नेगेटिव रेगुलेशन कर कर ऑफ कर कर रखता है, कि हमेशा मैं इसे चलाकर क्या करूं, इतनी एनर्जी में क्यों वेस्ट करूं, जब लैक्टोज होगा तब चला लूंगा। तो इस तरीके से चाहे प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट, अपने जीन को रेगुलेट करना जानते हैं। प्रो यूकैरियोट के अंदर 4 अलग अलग लेवल है, लेकिन अगर आप प्रोकैरियोट की बात करते हो बेटा, तो उनके अंदर कोई न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म वाली कंडीशन ही नहीं है। दूसरा, उनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ट्रांसलेशन साइमल्टेनियसली चलता है। आप जानते हैं बात, है ना? ट्रांसक्रिप्शन खत्म हुआ, ट्रांसलेशन वहां पर स्टार्ट हो जाता है। स्प्लाइसिंग वाला कोई सीन ही नहीं है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन कुछ है ही नहीं। तो जब हमने किसी प्रोकैरियोट को उठा के देखा, किसी बैक्टीरिया को उठा के देखा, तो हमने कहा उनके जीन एक्सप्रेशन को अगर रेगुलेट करना है तो ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पर ही रेगुलेट कर लो, ये सबसे बढ़िया चीज है। जैसे ट्रांसक्रिप्शन शुरू हुआ, आप आरएनए ने मत बनने दो, क्योंकि एक बार आरएनए बन गया तो साथ साथ प्रोटीन बन जाएगा, फिर आप रोक नहीं पाओगे। तो अगर जीन रेगुलेशन हम प्रोकैरियोट में करना चाहते हैं, तो हम किस चीज की कोशिश करेंगे? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन ही मत हो।
वही सबसे मेजर साइट है जहां पर आप जीन एक्सप्रेशन रेगुलेट कर सकते हो। और यहां से क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि यूकैरियोट में जहां 4 ऐसी चीजें हैं, जहां पर 4 ऐसे लेवल है जहां पर आप जीन के एक्सप्रेशन को रेगुलेट कर सकते हो, प्रोकैरियोट में इट्स जस्ट 1। ठीक है, जिसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पर आपको ये भी बता रखा है कि बहुत से ऐसे जीन हैं जो डेवलपमेंट के टाइम एम्ब्रियो को चाहिए थे, बाद में नहीं चाहिए थे, तो बाद में उनको ऑफ कर दो, इतनी मेहनत क्यों करनी है। तो बहुत से ऐसे जीन्स हैं जो फिजियोलॉजिकली रेगुलेट करने पड़ेंगे, मेटाबॉलिकली रेगुलेट करने पड़ेंगे और एनवायरनमेंट से रेगुलेट करने पड़ेंगे। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोकैरियोट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है आरएनए को रोक दो, तो हम जो पढ़ते हैं वो आरएनए को रोकना ही पढ़ते हैं। हम जो पढ़ते हैं वो ओपेरोन कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और ओपेरोन में आप यही पढ़ोगे कि आरएनए ही मत बनने दो। इसीलिए जो आपने ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीन रेगुलेशन देखा, ये भी आपने आरएनए के बेसिस पर देखा कि अगर आपके पास कोई ऐसा जीन है जो बेचा हमेशा ऑन है और अब आपको उसको ऑफ करना है, तो आप क्या करो, आरएनए मत बनने दो। आपको उसको ऑफ करना है तो आप उसको क्या करो, कुछ ऐसी चीज उसके ऑपरेटर पर अटैच कर दो जो आरएनए बनने ही ना दे। सिमिलरली अगर आपने पॉजिटिव जीन रेगुलेशन करना है तो हम कुछ ऐसी चीज उस पर ज्वाइन करते हैं जो कि लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को या एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को इंक्रीज करे। ठीक है, तो इस रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं ऑपेरोन कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बेटा समझ लो ऑपेरोन होता क्या है। क्या होता है ओपेरॉन? हमने जनरली यही पढ़ा है कि अगर आप कोई भी डीएनए का सेगमेंट देखते हो, उसके पास एक प्रमोटर होता है, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। अब क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल जीन है तो ये एक आरएनए बनाएगा और एक आरएनए से आपके पास एक प्रोटीन बनेगा, बात खत्म। लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ऐसा देखा गया कि अगर मुझे एक पाथवे कंटिन्यू करना है या मुझे एक मेटाबॉलिक प्रोसेस रेगुलेट करना है, ठीक है, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है, एक काम है, वो काम कुछ भी हो सकता है, एटीपी बनाना हो सकता है ना, कोई और एंजाइम बनाना हो सकता है, कोई और हार्मोन बनाना हो सकता है। आपको एक पर्टिकुलर काम करना था बॉडी के अंदर, एक मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाना था। इस मेटाबॉलिक प्रोसेस को चलाने के लिए आपको 4 डिफरेंट प्रोटीन लगते हैं। ठीक है, हो सकता है ना, कोई भी काम करने के लिए आपको बहुत सारे प्रोटीन्स की जरूरत हो सकती है। तो आपको पता है कि ये वाला मेटाबॉलिक प्रोसेस चलाने के लिए आपको 4 तरीके के प्रोटीन की जरूरत है। इसको आप बोलते हो एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट। ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है। ठीक है, ये एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट है जिसका एक प्रमोटर, एक टर्मिनेटर और एक स्ट्रक्चरल जीन। अब अगर मुझे 4 तरीके के प्रोटीन बनाने हैं तो ऑफ कोर्स मुझे 4 ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट की जरूरत पड़ेगी। हर प्रोटीन का अपना अलग, हर प्रोटीन बनाने के लिए जीन अलग, आरएनए अलग, अलग प्रमोटर, अलग टर्मिनेटर, तो 4 अलग अलग ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की मुझे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या देखा गया कि उन्होंने कहा कि अगर एक पर्टिकुलर या 3 पर्टिकुलर या 4 पर्टिकुलर प्रोटीन ऐसे हैं जो मिलकर एक ही काम कर रहे हैं, तो जब जब मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी या जब जब मुझे इनका ट्रांसक्रिप्शन करना होगा तो एक साथ ही करना होगा, क्योंकि ये चारों मिलकर एक काम करते हैं। तो प्रोकैरियोट्स ने क्या दिमाग लगाया कि एक प्रमोटर और टर्मिनेटर यानी कि एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चरल जीन रख लिए, जैसे 1 2 3 4 4 स्ट्रक्चरल जीन रख लिए, क्योंकि प्रोकैरियोट को पता था कि इन चारों का एक्सप्रेशन जब भी होगा एक साथ होगा, तो मैं इनको अलग अलग मेहनत क्यों करूं, इनको रेगुलेट करने के लिए अलग अलग डब्बों में क्यों डालूं, कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज आकर यहाँ पर बैठेगा और आरएनए बनाने लगेगा तो वो एक साथ इन सब का आरएनए बना देगा, डीएनए से आरएनए बना देगा इस पूरी यूनिट का। और जब इस आरएनए से प्रोटीन बनेंगे तो 1 2 3 4 4 अलग अलग तरीके के प्रोटीन बनेंगे, और ये चारों की जरूरत हमेशा एक साथ ही पड़ती है। जब वो जानते हैं कि हमें इन चारों की जरूरत एक साथ ही पड़ेगी वरना नहीं पड़ेगी, तो इन चारों को एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रख दो। तो इसी को आप बोलते हो ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट। जब आप जानते हो कि एक मेटाबॉलिक प्रोसेस को ऑपरेट करने के लिए कुछ ज्यादा जीन्स की आपको जरूरत पड़ती है और एक से या दो से ज्यादा जीन आप एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर रखते हो, इसको बोलते हैं ऑपेरॉन। याद रखना, हम यूकैरियोट में ऑपेरॉन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, ऐसा सिर्फ प्रोकैरियोट में ही देखने को मिलता है। लैक ऑपेरॉन, एरो ऑपेरॉन, हिस्टिडीन ऑपेरॉन, वैलिन ऑपेरॉन, बहुत सारे ऑपेरॉन होते हैं और ये ऑपेरॉन अलग अलग चीज को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये मिलकर जिस मेटाबॉलिक प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं उसके बेसिस पर ही इनका नाम दिया जाता है। आपको जो ऑपेरॉन पढ़ना है, आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, आपको जो ऑपेरॉन पढ़ना होता है वो होता है लैक ऑपेरॉन। आपको जो ऑपेरॉन पढ़ना होता है जिससे हर बार क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है बेटा, लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन की फुल फॉर्म होती है लैक्टोज ऑपेरॉन। लैक्टोज ओपेरोन। ई कोलाई या बैक्टीरिया के अंदर हमेशा लैक्टोज उनको नहीं मिलता, उनको जिस मीडियम में वो ग्रो करते हैं उसमें उनको हमेशा लैक्टोज नहीं मिलता। उनको पता है कि अगर मुझे इस लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है
तो मुझे 3 तरीके के एंजाइम चाहिए। वो ये बात जानता है, ई कोलाई ये बात जानता है कि अगर मुझे लैक्टोज को डाइजेस्ट करना है तो मुझे 3 तरीके के एंजाइम चाहिए। लेकिन उसने सोचा कि इन तीनों को अगर अलग-अलग प्रमोटर टर्मिनेटर में लगेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, ज़्यादा बेसिस वेस्ट होंगे, क्यों करें ये काम? जब जब मीडियम में लैक्टोज आएगा तो ये तीनों को एक साथ एक्टिवेट करना है, तो क्यों ना इनको एक प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में डाल दे। तो इसी को बोलते हैं लैक ऑपेरॉन। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि ऑपेरॉन क्या है। बहुत बार आप पढ़ेंगे ऑपेरॉन के साथ एक वर्ड भी यूज होगा, मल्टी सिस्ट्रॉनिक। सिस्ट्रॉन के बारे में आप जानते हैं कि सिस्ट्रॉन फंक्शनल जीन को कहा जाता है। सिस्ट्रॉन किसको कहा जाता है बेटा? फंक्शनल जीन को सिस्ट्रॉन कहा जाता है। सिस्ट्रॉन किसको कहा जाता है? सिस्ट्रॉन फंक्शनल जीन को कहा जाता है ना, यानी कि जो आगे जाकर प्रोटीन बनाएगा। तो एक जीन से एक प्रोटीन बनेगा। मैंने बहुत सारे सिस्ट्रॉन एक ही ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर रखे हुए हैं, तो ये मल्टी सिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को, या पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन आपको यहाँ पर देखने को। कैसे ये ऑपेरॉन सिस्टम वर्क करता है उसके बारे में देखेंगे। उससे पहले क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इसके इंट्रोडक्शन से, वो देख लो। सबसे पहली चीज, इस ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट को आपको किसने समझाया, आपको किसने बताया इसके बारे में? तो साइंटिस्ट थे जेकोब और मोनार्ड। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। एक आपके पास जेनेटिसिस्ट है, दूसरे आपके पास बायोकेमिस्ट है। जेकोब और मोनार्ड ने ही डिस्कवरी करी थी ऑपेरॉन कॉन्सेप्ट की, ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम, जिसका ट्रांसक्रिप्शन आप रेगुलेट कर सकते। आप एक साथ इसका आरएनए बनना ही मत दो। तो एक ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम है जो रेगुलेट हो सकता है, रेगुलेटरी जीन इसको रेगुलेट कर सकते हैं, और ये आपको बैक्टीरिया में मिलता है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ जीन्स, अलग अलग जीन्स जो हमेशा एक साथ ही फंक्शन करते हैं और एक मेटाबॉलिक पाथवे को ही रेगुलेट करते हैं। अगर वो एक यूनिट की तरह प्रेजेंट हो तो उसे आप क्या कहते हो? ऑपेरॉन। ऑपेरॉन आप किसको कहते हो? ग्रुप ऑफ जीन्स जो एक ही काम कर रहे हैं, एक ही पाथवे में, एक ही साथ फंक्शन करेंगे, एक ही साथ रेगुलेट होंगे, उन्हें आप एक बॉक्स में रख सकते हो, जिसे आप कहते हो ऑपेरॉन। इट टिपिकली इट टिपिकली इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल जीन, जो तीनों जीन एक्सप्रेस होने हैं, उसका एक प्रमोटर होगा, प्रमोटर में एक ऑपरेटर होगा जहां से हम उसको रेगुलेट करेंगे, ऑन या ऑफ करेंगे। एक रेगुलेटर जीन होगा जो हमें इंड्यूसर या सप्रेसर बना के देगा। तो ये मेजर चीजें हैं बेटा जहां से क्वेश्चन आ सकता है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर आपके पास इंक्लूड की गई है। क्या क्या होगा? एक स्ट्रक्चरल जीन होगा, स्ट्रक्चरल जीन के पास अपना प्रमोटर और टर्मिनेटर होगा, वो बात हमें पता है। प्रमोटर के अंदर ऑपरेटर होगा, और ऑपरेटर पर बैठने के लिए सप्रेसर बनाने वाला या इंड्यूसर बनाने वाला एक रेगुलेटरी जीन। ऑपरेटर्स के बहुत सी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे लैक ऑपेरॉन, ट्रिप ऑपेरॉन, एरा ऑपेरॉन, हिज ऑपेरॉन, वैलिन ऑपेरॉन, अदर्स। हमें मेजरली क्या पढ़ना है? लैक। अलग अलग डाइजेशन करने के लिए अमीनो एसिड्स का या शुगर्स का, तो आपके पास अलग अलग सिस्टम्स हो सकते हैं, हमें लैक ऑपेरॉन पढ़ना, ठीक है। अगर जैसे मैं बैक्टीरिया की बात करूं, तो बैक्टीरिया जिस मीडियम में ग्रो कर रहा है, अगर मैं उस मीडियम में एक सबस्ट्रेट ऐड करती हूँ और उस सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए कुछ जीन्स वहां पर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उसको मेटाबोलाइज करना है, उसको डाइजेस्ट करना है। इससे पहले वो जीन्स काम नहीं कर रहे थे क्योंकि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, उसको मैंने ऑफ करके रखा हुआ था। लेकिन जैसे ही मीडियम में वो सबस्ट्रेट आया, अब उस सबस्ट्रेट को डाइजेस्ट करना है, तो वो जीन्स को मैं क्या कर रही हूँ? एक्टिव कर दे रही हूँ। ऐसे ऑपेरॉन को या ऐसे सिस्टम को आप क्या कहोगे? इंड्यूसिबल ऑपेरॉन सिस्टम। इस प्रोसेस को कहोगे इंडक्शन। वो जीन्स पहले बंद थे, आपने उनको ऑन किया, आपने क्या किया? इंडक्शन। प्लीज इसको इससे कंफ्यूज मत करना, नेगेटिव जीन रेगुलेशन पॉजिटिव जीन रेगुलेशन से कंफ्यूज मत करना। जब जब आप ये वर्ड जीन रेगुलेशन यूज करते हो, ये अलग चीज होती है। जीन को कैसे रेगुलेट करना, ये अलग चीज है। पर अगर मैं आपसे नॉर्मल एक सिंपल सी चीज पूछूं कि ये जीन पहले काम नहीं कर रहे थे और अब ये जीन काम करने लग जाएंगे, जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा ये जीन काम करने लग जाएंगे, यानी आपने जीन के साथ क्या किया? उसको इंड्यूस किया। तो प्रोसेस क्या हुआ? इंडक्शन। ऐसे ऑपेरॉन को क्या कहोगे? इंड्यूसिबल। इंड्यूसिबल क्यों? क्योंकि पहले ये बेचारा ऑफ था, लेकिन जैसे ही मीडियम में सबस्ट्रेट आएगा आप इसे ऑन कर दोगे। क्योंकि ये ऑन हो सकता है तो ये इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। जो लैक ऑपेरॉन जिसके बारे में आप पढ़ोगे डिटेल में अभी मेरे साथ, वो लैक ऑपेरॉन भी एक तरीके का इंड्यूसिबल ऑपेरॉन है। वो ऑफ रहता है। आपके ई कोलाई में कभी भी लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम नहीं बनते जब तक कि मीडियम में लैक्टोज नहीं आता। जैसे ही मीडियम में लैक्टोज आता है, अब ई कोलाई को लगता है कि चलो अब थोड़ी सी मेहनत करेंगे, तब वो उसको ऑन करता है। तो आपका लैक ऑपेरॉन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी एक इंड्यूसिबल ऑपेरॉन, वो भी एक इंड्यूसिबल, ठीक है। अच्छा, द जीन that code for a metabolite या product are turned off when a specific protein is introduced. This process is referred to as suppression. आपके पास एक जीन है,
आप उस जीन जो कि एक प्रोटीन बनाएगा, ऑफ कोर्स जीन प्रोटीन बनाता है, आपने उस जीन को ऑफ करके रखा हुआ है। कैसे ऑफ करके रखा हुआ है? आपने उसके ऑपरेटर पर एक प्रोटीन इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से वहां पर आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा, जीन से एक्सप्रेशन हो ही नहीं पा रहा। तो आपने जीन को ऑफ करके रखा है। क्यों? क्योंकि उसके ऑपरेटर रीजन पर आपने एक प्रोटीन डाला है। अगर वो प्रोटीन उसको ऑफ कर रहा है तो उस प्रोटीन का क्या नाम होगा बेटा? रिप्रेसर प्रोटीन का क्या नाम होगा? रिप्रेसर प्रोटीन। यही तो नेगेटिव जीन रेगुलेशन था, यही तो हमने नेगेटिव जीन रेगुलेशन में पढ़ा था कि आपने कुछ ऐसा ऑपरेटर पर ऐड करवा दिया, कोई ऐसा प्रोटीन ऐड करवा दिया कि आरएनए बन ही नहीं पा रहा, तो आपने उसको सप्रेस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं? सप्रेशन। और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? सप्रेसर या फिर रिप्रेसर। सेम बात रिपीट की हुई। थर्ड पॉइंट हम लोग रीड करते हैं। इन मेनी केसेस एक्सेसरी प्रोटीन्स इंटरैक्ट विद सीक्वेंसेस नोन एज ऑपरेटर। आप जानते हो आपके प्रमोटर के पास ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर पे कोई ना कोई एक्सेसरी प्रोटीन जैसे कि रेगुलेटरी प्रोटीन आकर बैठेगा, और इट विल कंट्रोल द एक्सेसिबिलिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू द प्रमोटर रीजन। और जो चीज ऑपरेटर पर बैठेगी वो इस बात को कंट्रोल करेगी कि आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर को पहचानेगा, आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर की एक्सेसिबिलिटी देनी है या नहीं देनी है। अगर कोई रिप्रेसर वहां पर आकर बैठ गया, अगर इस ऑपरेटर पे कोई रिप्रेसर आकर बैठ गया, तो वो कभी भी आरएनए पॉलीमरेज को इसकी एक्सेसिबिलिटी देगा ही नहीं, आरएनए बनाने देगा ही नहीं। Okay, the operator region is adjacent to promoter. ऑपरेटर रीजन आसपास ही रहता है हमेशा प्रमोटर एलिमेंट के। अक्सर ओपेरॉन्स में आपको ये देखने को मिलेगा। और ये जो एक्सेसरी प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, ये और कुछ नहीं आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है। अगर ये रेगुलेटरी प्रोटीन ऑपरेटर पर जाकर बाइंड करे और एक्सप्रेशन को ऑफ कर दे, मतलब नेगेटिव रेगुलेशन, अगर ये प्रोटीन जाकर ऑपरेटर पर बाइंड करे और उसको एक्टिवेट कर दे, तो ये पॉजिटिव रेगुलेशन भी कर सकता है, तब आप उसको क्या कहोगे? एक्टिवेटर। तो याद रखना, आपके पास एक रेगुलेटरी जीन है, ये बात मैं पहले पेज पर भी लिख चुकी हूं, मैं दोबारा बता रही हूं। रेगुलेटरी जीन आगे जाकर रिप्रेसर भी बना सकता है या एक्टिवेटर और इंड्यूसर भी बना सकता है। अगर ये रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर गया, तो ऑपरेटर रीजन से आगे ट्रांसक्रिप्शन को ये ऑफ करवा देगा, क्योंकि आरएनए पॉलीमरेज को एक्सेसिबिलिटी देगा ही नहीं। लेकिन अगर एक्टिवेटर बाइंड किया जाकर ऑपरेटर रीजन पे, तो ये आरएनए पॉलीमरेज की बाइंड करने की एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देगा, रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज कर देगा। ये रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को बेटा और भी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसको आप क्या बोलते हो? पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव जीन रेगुलेशन। ठीक है, अब हम लैक ओपेरॉन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। लैक ओपेरॉन को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए पहले हम डायग्राम देख लें। ठीक है, हमने लैक ओपेरॉन देखा, इकोलाई के अंदर हमें क्या दिखाई दिया? एक प्रमोटर रीजन, एक यहाँ पे टर्मिनेटर रीजन जो इन्होंने नहीं बनाया हुआ। इसके बीच में आपके पास तीन स्ट्रक्चरल जीन आ रहे हैं। कौन कौन से जीन है? लैक जेड, लैक वाई, लैक ए। ये तीनों क्या है मेरे पास? जीन। अब ये तीनों जीन है तो इनसे क्या बनेगा? आरएनए। ऑफ कोर्स यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा तो आरएनए बनेगा। ये देखो, इसको आप क्या बोलोगे? लैक एमआरएनए। इससे यहाँ पर आप जानते हो एक प्रमोटर है और एक टर्मिनेटर है। जैसे ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम आकर बैठेगा, वो आरएनए बनाएगा। आरएनए को आप क्या बोलोगे? लैक एमआरएनए। सीधी सी बात है, बस कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद मैं आपको बाकी चीजें डिटेल में बता दूं। ठीक है, एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन। याद रखना, चाहे एमआरएनए एक साथ बना, लेकिन प्रोटीन तीन अलग अलग बनेंगे, क्योंकि तीन अलग अलग जीन थे। जब तीन अलग अलग स्ट्रक्चरल जीन थे तो तीन अलग अलग प्रोटीन बने। लैक जेड से जो प्रोटीन बनता है उसको आप बोलते हो बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। लैक वाई क्या बनाता है? लैक वाई आपके पास बनाता है परमीएज। लैक वाई आपके पास बनाता है परमीएज। और लैक जेड आपके पास बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। लैक ए आपके पास बनाता है ट्रांस एसिटाइलेज। इन तीनों का क्या क्या काम है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लैक जी ने क्या बनाया, लैक वाई ने क्या बनाया, लैक ए ने क्या बनाया? इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नीट 2023 में अभी रिसेंट में आपके पास आया। तो एक क्वेश्चन ओपेरॉन से एक्सपेक्टेड होता है, इसलिए ओपेरॉन हमें डिटेल में आना चाहिए। तीन जीन है आपके पास, जेड वाई ए आपके पास है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज, ट्रांस एसिटाइलेज। आना चाहिए बेटा, कौन सा जीन क्या बना रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए।
क्या क्या फंक्शन है मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले क्योंकि इसका ऑन ऑफ रेगुलेट करना है, तो थोड़ा सा दूर आपको एक आई जीन दिखेगा जिसको रेगुलेटरी जीन बोलते हैं। एक आई जीन दिखेगा जिसको रेगुलेटरी जीन बोलेंगे। ये रेगुलेटरी जीन क्या बनाएगा? रेगुलेटरी प्रोटीन बनाएगा। अब रेगुलेटरी प्रोटीन अगर इस लैक ऑपेरोन को काम करने से रोके तो उसको आप क्या बोलते हो? रिप्रेसर। अगर ये इसको मदद कर रहा होता तो आप उसको क्या बोलते? इंड्यूसर। कुछ भी बन सकता था, कुछ भी बन सकता था, लेकिन लैक ऑपेरोन के केस में ये रेगुलेटरी जीन जो प्रोटीन बनाता है वो आगे जाकर लैक ऑपेरोन को काम करने नहीं देता, इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो? रिप्रेस। इसीलिए आप उसको क्या बोलते हो? रिप्रेसर। अब इस चीज को थोड़ा सा समझो, ठीक है? हम क्या कह रहे हैं, ई कोलाई के अंदर, ई कोलाई के अंदर ये जो लैक ऑपेरोन है ये जनरली जनरली ऑफ रहता है। हमेशा ये ऑपेरोन ऑफ रहता है। ऑफ क्यों रहता है? क्योंकि इस ऑपेरोन का काम है उन एंजाइम को बनाना जो कि लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में मदद करे। सीधी सी बात है। ये जीन कौन से प्रोटीन बनाता है? ऐसे एंजाइम बनाता है जो लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में मदद करे। अब जब इकोलाई को पता है कि उसे हमेशा लैक्टोज नहीं मिलेगा तो वो हमेशा एंजाइम क्यों बनाए? तो इकोलाई ने सोचा मैं इस एंजाइम को तभी बनाऊंगा जब मेरे पास मीडियम में लैक्टोज होगा, वरना मैं नहीं बनाऊंगा। तो अपने इस एंजाइम को रोकने का क्या तरीका था उसके पास? उसके पास ये तरीका था कि जब लैक्टोज नहीं है, उसे पता है कि लैक्टोज एब्सेंट है, मेरे पास अभी लैक्टोज नहीं है, तो मुझे इसको ऑफ करके रखना है। मुझे मेरे ऑपेरोन को ऑफ करके रखना है। मैं इसको क्यों ऑन करूं? मैं इतनी मेहनत क्यों करूं? मैं इसको ऑफ करके रखूंगा। उस टाइम पे ये रेगुलेटरी जीन से एक रिप्रेसर बनाया जाता है जो आपको ऑरेंज कलर का यहां पर दिख रहा है। ये रिप्रेसर जाकर किससे बाइंड करता है? ऑपरेटर से। आपके प्रमोटर के पास या एडजेसेंट ही एक जीन है ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन पर जाकर ये इतना बड़ा ऑरेंज कलर का रिप्रेसर बैठ गया। अब सोचो, जैसे ही यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज आएगा, अगर वो सोचेगा कि चलो मैं आरएनए बनाने आता भी हूं, यहाँ पर प्रमोटर पर बैठने आरएनए पॉलीमरेज आया, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ना चाहेगा ऑपरेटर उसको रोक लेगा, वो उसकी एक्सेसिबिलिटी नहीं देगा, आरएनए बनाने नहीं देगा। क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर रीजन पर एक रिप्रेसर बैठा है, तो आरएनए पॉलीमरेज को वो स्टॉप कर देगा और कभी भी ये ऑपेरोन का ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा, कभी एंजाइम ही नहीं बनेंगे। तो सिस्टम एकदम सॉलिड तैयार कर रखा है। उसने बोल दिया है कि जब लैक्टोज नहीं है तब तब मेरे ऑपरेटर पे तब तक मेरे ऑपरेटर पे ये रिप्रेसर बैठा रहेगा और ट्रांसक्रिप्शन ऑफ करके रखेगा। कोई टेंशन की बात, कोई टेंशन की बात। लेकिन लेकिन इस बार दया आ गई हमको और हमने मीडियम में थोड़ा सा लैक्टोज दे दिया कि लो भाई तुम भी क्या याद रखोगे, अब तुम्हारे मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है, इसका यूज करो और जितना लैक्टोज खाना है उतना लैक्टोज खाओ। अब बैक्टीरिया को लग रहा है मेरे पास तो लैक्टोज आ गया, और लैक्टोज आ गया तो लैक्टोज को डाइजेस्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत मजा आएगा लैक्टोज को खा के। तो लैक्टोज एक तरीके का डाइसेकेराइड है। डाइजेशन एंड एब्सॉर्प्शन वाले चैप्टर में आप पढ़ते हो कि लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है। लैक्टोज के डाइजेस्ट करने से दो मोनोसेकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। लैक्टोज के डाइजेस्ट करने से दो मोनोसेकेराइड बनते हैं, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। और इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम मदद करता है उसका नाम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो कि कौन बनाता है? लैक जी बनाता है। अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो हमारे लैक्टोज को डाइजेस्ट कौन करेगा? तो बैक्टीरिया को अपने लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये एंजाइम चाहिए। ये एंजाइम बनाने के लिए आरएनए बनाना पड़ेगा। आरएनए बनाने के लिए इस ऑपरेटर को यहां से हटाना पड़ेगा, वरना तो आरएनए पॉलीमरेज कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अब आप देखोगे सेकंड केस जब लैक्टोज प्रेजेंट है। जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होता है बेटा, ये लैक्टोज खुद एक इंड्यूसर की तरह काम, ये खुद एक इंड्यूसर की तरह काम करेगा। ये क्या करेगा? इसको पता है कि रेगुलेटरी जीन तो बना रहा है रिप्रेसर। रेगुलेटरी जीन तो धड़ाधड़ 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 हमेशा रिप्रेसर बनाता रहेगा, चाहे लैक्टोज हो चाहे लैक्टोज ना हो। ये जो आई जीन होता है ये रिप्रेसर हमेशा बनाता रहता है बेटा, ऑलवेज। इसको रोक ही नहीं सकते आप। ये रिप्रेसर बनाएगा दिन रात, लैक्टोज ना लैक्टोज इसको फर्क ही नहीं पड़ता, ये रिप्रेसर बना रहा है। लैक्टोज को पता है कि अगर मुझे अपने आप को डाइजेस्ट करवाना है तो मुझे इस रिप्रेसर को रोकना पड़ेगा। ये अगर जाकर ऑपरेटर पर बैठ गया तो खेल खत्म, फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता।
तो इंड्यूसर यानी कि लैक्टोज क्या करता है, जब जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है वो खुद जाकर इस रिप्रेसर को बाइंड कर लेता है, वो खुद जाकर इस रिप्रेसर को बाइंड कर लेता है और आपका रिप्रेसर अब हो गया इनएक्टिव। जैसे ही उससे लैक्टोज जुड़ेगा वो हो गया इनएक्टिव। अब आपका रिप्रेसर जाकर ऑपरेटर पर बैठ ही नहीं पा रहा। जब वो ऑपरेटर पर बैठ ही नहीं पाएगा तो आरएनए पोल आएगा, आरएनए पॉलीमरेज को रोकने वाला कोई नहीं है, तो वो आगे जाएगा, आरएनए बनाएगा और आरएनए से एंजाइम बनाएगा। जैसे ही बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा वो आपके लैक्टोज को डाइजेस्ट कर कर आगे ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाकर आपको दे देगा। वेरी सिंपल। इसको आप क्या बोलते हो, इसको आपने क्या बोला कि जो लैक्टोज आया वो खुद क्या था, इंड्यूसर। वो खुद क्या था, इंड्यूसर। बेटा बहुत ध्यान से अब जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ वो सुनना। लैक्टोज खुद क्या था, इंड्यूसर। सबस्ट्रेट ही यहाँ पर इंड्यूसर की तरह काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो सबस्ट्रेट है जिसको डाइजेस्ट करना है, लैक्टोज को ही तो खाना है, सबस्ट्रेट खुद ही इंड्यूसर की तरह काम करता है। पहला पॉइंट जहां से क्वेश्चन आता है याद रखना। वो सेल्फ इंड्यूसर है ना, सेल्फ इंड्यूसिंग है, तो ये ऑपेरॉन सेल्फ इंड्यूसिंग होता है। सेल्फ इंड्यूसिंग होता है क्यों, क्योंकि इसका सबस्ट्रेट ही इंड्यूसर की तरह काम करता है। पहली चीज, इंड्यूसर कौन था, लैक्टोज। इंड्यूसर कौन है, लैक्टोज। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, लैक्टोज की एक्चुअल फॉर्म जो इंड्यूसर की तरह काम करती है उसका नाम होता है एलोलैक्टोज। कभी ऑप्शन में एलोलैक्टोज मिले ना तो कंफ्यूज मत होना, एलोलैक्टोज भी इसका इंड्यूसर ही है, एक्चुअल फॉर्म एलोलैक्टोज ही होती है। बस भूलना मत, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ दूसरी चीज। ठीक है, ओके। अब तीसरी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि लैक ओपेरोन कैसा तरीके का ओपेरोन सिस्टम, या लैक ओपेरोन में कौन सा जीन रेगुलेशन है। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखती हूँ और आप लोग आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा आपसे कि ये जो लैक ओपेरोन आपके पास है, ये जो लैक ओपेरोन आपके पास है, ये इसमें जो आपको जीन रेगुलेशन देखने को मिल रहा है ये कौन से तरीके का देखने को मिल रहा है। इसमें जो आपको जीन रेगुलेशन देखने को मिल रहा है वो कौन से तरीके का देखने को मिल रहा है। क्या ये जीन रेगुलेशन पॉजिटिव है, क्या ये जीन रेगुलेशन नेगेटिव है। याद रखना जो आंसर आपको करना है, जो पहला आंसर आपको करना है वो नेगेटिव है। अगर कोई एक चूज करना हो तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे, मैं लिख रही हूं, डेफिनेटली मैं यहाँ पर प्रायोरिटी लिख रही हूँ, आप प्रायोरिटी किसको देंगे, नेगेटिव जीन। क्यों, नेगेटिव जीन रेगुलेशन आप किसको कहते हो, एक ऐसा जीन जो हमेशा ऑन रहता है, मुझे ऑफ करने के लिए वहां पर कुछ रिप्रेसर ऐड करना पड़ता। आप खुद सोचो, ये तीनों जीन हमेशा एंजाइम बनाते रहते, अगर आप एक रिप्रेसर यहाँ पर आकर बाइंड ना करो तो ये तीनों जीन हमेशा ऑन रहते, अगर यहाँ पर आकर रिप्रेसर ना बैठता तो ये कौन सी रेगुलेशन हुई बेटा, नेगेटिव। आपने कोई रिप्रेसर लाया, ऑपरेटर पर बाइंड किया और आपने जीन के एक्सप्रेशन को रोक लिया, इसको क्या बोलते हैं, नेगेटिव रेगुलेशन। मैंने अभी डिटेल में आपको बताया। तो अगर आपसे पूछा जाए आपका लैक ओपेरोन कौन सा रेगुलेशन शो करता है, तो नेगेटिव जीन रेगुलेशन शो करता है। प्लीज इस बात को याद रखना, मत भूलना। लेकिन जब आप ये पैराग्राफ एनसीईआरटी में रीड करते हो लैक ओपेरोन का, सबसे लास्ट लाइन लिखी होती है कि लैक ओपेरोन में पॉजिटिव जीन रेगुलेशन भी है, पर कैसा है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। बस इतना बोल के वो छोड़ देते हैं। मैं आइडिया आपको बताती हूँ बेटा। ऐसा देखा गया है, ऐसा देखा गया है लैक्टोज के अंदर कि उनके पास एक एक प्रोटीन है जिसका नाम है CAMP। ठीक है, आप भूल जाना, इसको सुन के बस भूल जाना। बट वो वहां पर आपके पास एक CAMP कर कर प्रोटीन होता है, एक कैप प्रोटीन होता है जो CAMP से बाइंड करता है। और वो आप मत याद करो, आप सोचो एक एक्स प्रोटीन है, एक एक्स प्रोटीन होता है और वो यहाँ पर आकर ऑपरेटर रीजन पर बाइंड कर जाता है। कंडीशन में वो एक्स प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड कर जाता है। जैसे ही वो एक्स प्रोटीन यहाँ पर आकर बाइंड करता है, वो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से बाइंड करने में और भी ज्यादा मदद करता है। क्योंकि ये प्रोमोटर के आसपास है, वो प्रोटीन कुछ ऐसा करता है जिसकी वजह से प्रोमोटर पर आरएनए पॉलीमरेज बहुत अच्छे से एफिशिएंटली बाइंड करता है और रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंक्रीज हो जाता है। पॉजिटिव जीन रेगुलेशन आप किसको कहते हो, कुछ ऐसा जाकर बाइंड करे जो कि बहुत तेज से जो है जीन को ऑन कर दे, ट्रांसक्रिप्शन को ऑन कर दे, फटाफट फटाफट प्रोटीन बनवाए, उसे आप पॉजिटिव जीन रेगुलेशन कहते हो। तो ऐसा पॉजिटिव जीन रेगुलेशन CAMP की वजह से लैक ओपेरोन में भी देखने को मिला। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है कि लैक ओपेरोन में जीन रेगुलेशन कैसी है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो आप प्रायोरिटी क्या देंगे कि नेगेटिव। लेकिन अगर ऑप्शन में कहीं बोथ आता है कि बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
तो आंसर बोथ जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने बोथ लिखा है, आपकी एनसीईआरटी ने बोथ लिखा है कि पॉजिटिव जीन रेगुलेशन भी है, नेगेटिव जीन रेगुलेशन भी है। ये एक क्वेश्चन आ गया जो कि आपको आंसर करना है, ये एक क्वेश्चन है जो कि आपको आंसर करना है। दूसरा क्वेश्चन लैक ऑपेरोन के बारे में पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन जो आपसे लैक ऑपेरोन के बारे में पूछा जाता है वो कि ये है कि ये एक तरीके का रिप्रेसिबल ऑपेरोन है या ये एक तरीके का इंड्यूसिबल ऑपेरोन है। बेटा जीन रेगुलेशन अलग चीज है, ऑपेरोन का टाइप अलग चीज है। जीन रेगुलेशन पूछोगे तो पॉजिटिव भी होती है, नेगेटिव भी होती है, लेकिन ये ऑपेरोन खुद कैसा है, अगर आपसे खुद पूछा जाए कि ये ऑपेरोन खुद कैसा है, क्या ये एक रिप्रेसिबल ऑपेरोन है, क्या ये एक रिप्रेसिबल ऑपेरोन है, या फिर ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरोन है, या फिर ये एक इंड्यूसिबल ऑपेरोन है। अब आप जीन के लेवल पर नहीं बात कर रहे, अब आपको इतना कंफ्यूजन है ही नहीं, आप जीन वीन कुछ सोच ही नहीं रहे हो, आपसे पूरे के पूरे ऑपेरोन के बारे में पूछा जा रहा है। अब पूरे के पूरे ऑपेरोन के बारे में आप क्या जानते हो कि ये ऑपेरोन बंद रहता है जब तक कि लैक्टोज ना आ जाए। आपको लैक जी, लैक वाई, प्रोमोटर, ऑपरेटर कुछ नहीं सोचना, आपको सिर्फ इस पूरे ऑपेरोन के बारे में सोचना है। आपको ये पता है कि ये पूरा ऑपेरोन बंद रहता है जब तक कि मीडियम में लैक्टोज ना आ जाए। जैसे ही लैक्टोज आता है तो ये काम करना शुरू कर देता है। तो ये ऑपेरोन जो कि बंद था, लेकिन हम इसको किसी बाहर एनवायरनमेंट की वजह से इंड्यूस कर सकते हैं, इसीलिए इस ऑपेरोन को क्या बोलते हैं, इंड्यूसिबल ऑपेरोन। आई होप ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही हो। ऑपेरोन खुद इंड्यूसिबल है, लेकिन रेगुलेशन नेगेटिव करता है। रेगुलेशन नेगेटिव करता है, क्यों करता है, क्योंकि एक रिप्रेसर था, वो बैठा था, वो जीन से आरएनए बनने नहीं दे रहा था, तो नेगेटिव था। लेकिन क्योंकि ये ऑपेरोन तब तक बंद रहता है जब तक मैं लैक्टोज ना ले आऊं, तो ये एक तरीके का इंड्यूसिबल ऑपेरोन है। क्यों, क्योंकि आप इसको इंड्यूस कर सकते हो, इट इज एबल टू बी इंड्यूस्ड, इसमें एबिलिटी है कि आप इसको इंड्यूस कर सकते हो, इसलिए इंड्यूसेबल, इंड्यूसेबल, ऐसे आंसर कर। ठीक है, तो मेजर चीजें मैंने आपके यहाँ पर जो है इंक्लूड कर ली। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इस पूरे ऑपेरोन में कोई ऐसा जीन बताओ जो कॉन्स्टिट्यूटिव है। कंस्टिट्यूटिव मतलब आप उसको रोक ही नहीं सकते, वो हमेशा एक्सप्रेस होगा। तो आंसर जाता है आई जीन। ये जो आई जीन रेगुलेटरी जीन है, ये कॉन्स्टिट्यूटिव है। कॉन्स्टिट्यूटिव कहने का मतलब ऑलवेज ऑन है, आप इसको रोक ही नहीं सकते, ये ऑलवेज ऑन है। ये भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है, ये भी आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि ये हमेशा ऑन रहता है, ये हमेशा रिप्रेसर बनाता रहेगा। आपको रोकना है तो आप एक इंड्यूसर लाकर इसको इनएक्टिव कर दो, पर ये रिप्रेसर बनाना नहीं छोड़ेगा, रिप्रेसर ये हमेशा बनाता है। ठीक है, तो तीन मेजर एरियाज जहां से आपके पास क्वेश्चन आता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, वो मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, और यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि लैक जी क्या बनाता है, लैक वाई क्या बनाता है, लैक ए क्या बनाता है, इससे क्वेश्चन। अब मेजर चीजें आपने देख ली, लेकिन एक चीज और हमको यहाँ पर डिस्कस करनी है, क्या, इन तीनों के काम क्या है। पहले हम देखते हैं इन तीनों के काम क्या है। आपके पास तीन स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। लैक जी का काम होता है एंजाइम बनाना, बीटा गैलेक्टोसाइडिस, जो कि लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेगा, तोड़ेगा। लैक वाई का काम होता है एक एंजाइम बनाना, परमिएज, जो कि आपके सेल की परमेबिलिटी इंक्रीज करता है टू बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस एंजाइम को आने के लिए, या मैं कहूँ लैक्टोज के लिए, लैक्टोज की एंट्री के लिए भी परमेबिलिटी बढ़ाता है, इस एंजाइम के लिए भी परमेबिलिटी बढ़ाता है। लैक ए की अगर मैं बात करूं, पहली बात, लैक ए के बारे में कुछ बहुत ज्यादा डिटेल में एनसीईआरटी देती नहीं है, लेकिन फिर भी आपको इतना पता है कि ये जो एंजाइम है आपके पास, ट्रांस एसिटाइलेज, जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम क्या बनाती है, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिव करता है, उस पर एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर कर उसको एक्टिव करता है। बस इतना आपको याद रखना है। लैग जी और लैग वाई के बारे में एनसीईआरटी बताती है, लैग ए के बारे में नहीं बताती है, तो बस इतना याद रखना कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। बेटा जो लैग वाई है वो परमेबिलिटी बढ़ाता है बीटा गैलेक्टोसाइड्स की, बीटा गैलेक्टोसाइड्स की नहीं, बीटा गैलेक्टोसाइड्स की, यानी लैक्टोज की, एक तरीके से जो इसका सबस्ट्रेट है लैक्टोज, उसी की बात हो रही है। ठीक है, अब आप खुद सोचो, ये मीडियम है, मीडियम में ये बैक्टीरिया, ठीक है, इस बार मैंने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया। ठीक है, बहुत ढंग से सुनना, इस बार मैंने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया। जैसे ही लैक्टोज एंट्री लेगा, इंड्यूसर आ गया। इंड्यूसर आने के बाद क्या होगा, ऑपेरॉन जो कि अभी तक बेचारा बंद पड़ा था वो ऑन हो जाएगा। वो ऑन होगा तो लैग जी भी बनाएगा, वाई भी बनाएगा, ए भी बनाएगा। वाई क्या करता है, परमेबिलिटी बढ़ाता है लैक्टोज के लिए, यानी लैक्टोज की एंट्री करवाने के लिए मुझे तो लैक वाई का एक्सप्रेशन चाहिए।
क्या ये मैं बात सही कह रही हूँ? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? लैक वाई परमेबिलिटी बढ़ाता है लैक्टोज के लिए, यानी लैक्टोज का ई कोलाई में एंट्री लैक वाई के एक्सप्रेशन पे डिपेंडेंट है। और हम कह रहे हैं कि लैक्टोज अंदर जाता है, उसके बाद ये तीनों एक्सप्रेस करते हैं। तो आप खुद सोचो, सबसे पहले लैक्टोज की एंट्री किसने करवाई होगी? अगर मुझे लैक्टोज की एंट्री के लिए लैक वाई नाम का जीन का एक्सप्रेशन चाहिए, और जब तक वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा तो लैक्टोज की तो एंट्री नहीं हो सकती। और आप कह रहे हो जब तक लैक्टोज जाएगा नहीं तब तक ये एक्सप्रेस नहीं करेगा। कैसे करेंगे ये काम? कैसे करेंगे ये काम? इसका आंसर ये है कि ऐसा देखा गया है कि थोड़े से अमाउंट में, बहुत मिनिमम से अमाउंट में लैक ओपेरोन एक्सप्रेस कर सकता है, या लैक ओपेरोन ऑन रहता है और उसके एंजाइम बनते हैं, उसमें एंजाइम फॉर्म होते हैं, उसके जीन एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन बहुत छोटू से नंबर में, बहुत छोटे से अमाउंट में। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीकी एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को बोलते हैं लीकी एक्सप्रेशन। थोड़ा सा लीकी एक्सप्रेशन होता है, थोड़ा सा बैक्टीरिया के पास परमिएज होता है। जब वो परमिएज थोड़ा सा है तो वो थोड़े से लैक्टोज को अंदर आने देता है। थोड़ा सा लैक्टोज अंदर आती ओपेरॉन को एकदम फुल ऑन कर देता है, तो फिर बहुत सारा लैक्टोज अंदर आने लगता है और लैक्टोज डाइजेस्ट भी होने लगता है। ये था आपका लैक ऑपेरॉन। हम फिर भी यहाँ पर रीड कर लेते हैं सारी चीजें। वैसे हमने बेसिकली सब कुछ अब इंक्लूड कर लिया, बट हम रीड कर लेते हैं। जो ये लैक नाम आया इस ऑपेरॉन में, ये लैक्टोज से आया। लैक्टोज एक तरीके की शुगर है जिसको तोड़ने के लिए ई कोलाई के पास 3 एंजाइम्स होते हैं। ये तीनों एंजाइम्स एक साथ ही हमेशा चाहिए होते हैं और ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। तो इन तीनों को एक ऑपेरॉन में रखा जाता है जिसे कहा जाता है लैक ऑपेरॉन। अगर वहां पर मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट है तो वो लैक्टोज इन तीनों एंजाइम्स की प्रोडक्शन को ऑन कर देगा। लैक ओपेरॉन एक तरीके का इंड्यूसिबल ओपेरॉन है, ये मैं बता चुकी हूं क्यों, यहां से क्वेश्चन आता है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? इसके अंदर 3 स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और ये तीनों ही जरूरी हैं, वरना लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाए। लैक ओपेरॉन मल्टीसिस्ट्रॉनिक या पॉलीसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन है, क्योंकि 3 जीन एक ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट के अंदर आते हैं। इन तीनों जीन का एक कॉमन प्रोमोटर है और रेगुलेट करने के लिए एक कॉमन रेगुलेटरी जीन भी इनके पास प्रेजेंट होता है, ये भी हम देख चुके हैं। एक यहाँ पर ऑपरेटर जीन है जो प्रमोटर के एडजेसेंट रहता है। ये ऑपरेटर जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद द प्रोटीन और रेगुलेटर मॉलिक्यूल टू हिंडर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। अगर मुझे स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देना तो ये ऑपरेटर ही अपने पास एक हिंडर मॉलिक्यूल यानी कि एक रिप्रेसर को अटैच करता है। ईच ऑपेरॉन हैज इट्स ओन ऑपरेटर रीजन एंड अ स्पेसिफिक रिप्रेसर। हर ऑपेरॉन का अपना खुद का ऑपरेटर होता है और उस पर बाइंड करने वाला रिप्रेसर भी बहुत स्पेसिफिक होता है। कोई भी एरा गैरा रिप्रेसर यहाँ पर बाइंड नहीं कर सकता। फिर हमारे पास एक प्रमोटर रीजन होता है जहां पर हमारा आरएनए पॉलीमरेज बैठेगा और ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करेगा। एक हमारे पास आई जीन होती है जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं। रेगुलेटरी जीन एक प्रोटीन बनाती है जिस प्रोटीन को आप रिप्रेसर प्रोटीन कहोगे। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आया हो। इस जीन को कंस्टिट्यूटिव जीन कहते हैं क्योंकि आई जीन एक ऐसा जीन है जो हमेशा फंक्शनल है। ये 2022 में आया हुआ है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चन है। ये हमेशा रिप्रेसर बनाता रहता है। द जीन्स विद इन एन ऑपेरॉन The genes within an operon cooperate to perform a metabolic pathway that is either identical or similar. Operon के जो genes हैं वो तीनों genes एक ही metabolic pathway में एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए उनको एक साथ आप रेगुलेट करते हो। ठीक है, ओके। लैक्टोज या एलोलैक्टोज को आप इंड्यूसर कहते हो क्योंकि जब ये प्रेजेंट होता है ये आपके ओपेरॉन को ऑन कर देता है, इसीलिए इसको इंड्यूसर कहते हैं। दूसरा, ये खुद सबस्ट्रेट भी है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के। ये खुद उसका सबस्ट्रेट है और ये ऑन ऑफ स्विच को भी यही रेगुलेट करता है, इसीलिए आप इसको इंड्यूसर कहते हो। देखो यहां से भी क्वेश्चन आया है, इसीलिए बेटा मैं आपको बता रही हूँ ऑपेरॉन से हर साल एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, इसको प्लीज अच्छे से याद कर जाना। फिर हम क्या कह रहे हैं? मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरॉन बाय द रिप्रेसर इज कॉल्ड नेगेटिव कंट्रोल। क्योंकि वहां पर रिप्रेसर बैठता है और जीन को एक्सप्रेस करने नहीं देता, इसीलिए हम क्या कहते हैं? कौन सा रेगुलेशन है? नेगेटिव रेगुलेशन। मैंने आपको यही बताया था, हमारा लैक ऑपेरॉन नेगेटिव रेगुलेशन में है पर इंड्यूसिबल ऑपेरॉन होता है। लास्ट लाइन आपको ये कहती है लैक ऑपेरॉन पॉजिटिव रेगुलेशन भी कर सकता है। तो आंसर बोथ होगा अगर कभी आपसे पूछा जाए तो। लेकिन जब क्वेश्चन 2011 में आया था तब ऑप्शन में बोथ नहीं था, तो हमने प्रायोरिटी नेगेटिव रेगुलेशन को दी थी।
तो प्रायोरिटी नेगेटिव रेगुलेशन को देंगे, ये बात याद रखना। आपको दोनों केस यहाँ पर बता रखे हैं। अगर मीडियम में लैक्टोज नहीं है तो लैक ऑपेरॉन ऑफ रहता है, ठीक है। अगर कोई इंड्यूसर नहीं है तो वो ऑफ रहता है। क्यों? क्योंकि एक ऑपरेटर जीन है जिस पर रिप्रेसर आकर बैठा है, जिसकी वजह से वो ऑफ है, वो काम कर ही नहीं पा रहा। इस रिप्रेसर प्रोटीन को बनाने के लिए एक जीन होता है जिसे रेगुलेटरी जीन कहते हैं। रेगुलेटरी जीन रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है। ये रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर पर जाकर बाइंड करता है और आरएनए पॉलीमरेज की मूवमेंट को रोक देता है, जिसकी वजह से स्ट्रक्चरल जीन कभी बेचारे एक्सप्रेस ही नहीं हो पाते। लेकिन इस बार क्या हुआ, मीडियम में मेरे पास लैक्टोज है। लैक्टोज मीडियम से परमीएज की वजह से एंट्री लेता है ई कोलाई के अंदर। इंड्यूसर, लैक्टोज और रिप्रेसर, अब लैक्टोज रिप्रेसर से जुड़ जाएगा तो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा और रिप्रेसर ऑपरेटर से नहीं जुड़ पाएगा, तो आपका ऑपरेरॉन ऑन हो जाएगा। रिप्रेसर प्रोटीन जैसे ही लैक्टोज से जुड़ता है, रिप्रेसर प्रोटीन अब इनएक्टिव हो चुका है और वो ऑपरेटर से बाइंड करने के लिए अनेबल है। यहां से भी आपके पास क्वेश्चन आया है, जब ये ऑपरेटर जीन अब किसी से नहीं जुड़ा हुआ है तो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ेगा और ट्रांसक्रिप्शन करेगा। फिर यहाँ पर आपको लीकी एक्सप्रेशन भी बताया हुआ है कि हमेशा थोड़ा सा लो लेवल में लैक ऑपेरॉन एक्सप्रेस होता रहता है, इसीलिए मैं ये कहूंगी कि हमेशा ऑल द टाइम थोड़ा सा परमीएज वहां पर हमेशा होता है। क्योंकि अगर ये परमीएज नहीं होगा तो लैक्टोज की एंट्री कौन करवाएगा? एंट्री करवाने के लिए थोड़ा सा परमीएज हमेशा चाहिए, इसीलिए वो हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है। ऑपेरॉन बहुत 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 अच्छे से आना चाहिए, हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। एंड आई होप हमें ऑपेरॉन कंप्लीटली समझ में आ गया हो। रेगुलेशन नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ऑपेरॉन इंड्यूसिबल काइंड का है, ये बात आप याद रखेंगे। कौन सा जीन कंस्टिट्यूटिव है, आई जीन या रेगुलेटरी जीन? परमीएज हमेशा एक्सप्रेस होता रहता है, जिससे आप लीकी एक्सप्रेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हमारे पास बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स रह जाते हैं, जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, उनको भी हम रिवाइज कर लेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कंप्लीटली चैप्टर डन हो जाए। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट।